आज 1 मई 2025 है। आज का अखबार जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि दिल्ली के किसी बसंत कुंज इलाके में एक महिला पंखे पर लटकी मिली और जब जानकारी लगती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो उसका एक सबसे बड़ा कारण आता है घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए कि ये क्यों होती है, इससे कैसे निपटारा किया जा सकता है, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रद्धा सोम सिंह जी, जो एक एडवोकेट हैं और एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर भी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके नज़रिए से घरेलू हिंसा क्या है या किस रूप में होती है? कैसे-कैसे होती है? घरेलू हिंसा को समझने के लिए हमें सबसे पहले घरेलू शब्द है जो घर, उसमें जो घर है, घर मतलब शेयर शेल्टर हाउस जो होते हैं, जो हम कहते हैं साझा चूल्हा, साझी रसोई, घर की चारदीवारी, उसके अंदर रहने वाली जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, उसमें जो पीड़ित महिला होती है, वो किसी से प्रताड़ित होती है, तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आती है। और ये नहीं है कि मतलब कोई एक महिला किसी पुरुष के द्वारा ही प्रताड़ित हो रही है, महिला के द्वारा भी प्रताड़ित हो सकती है। उसमें माँ भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और यहाँ तक कि बच्चे भी हो सकते हैं। और इसमें जहाँ तक कि बच्चों की बात है, तो बच्चे एडॉप्टेड बच्चे भी हो सकते हैं और जो सौतेले बच्चे होते हैं, वो भी हो सकते हैं। और महिलाओं में सास भी हो सकती है प्रताड़ित। कि ये क्या कहलाती है घरेलू हिंसा, घर की चारदीवारी में जो रहते हैं। अब घरेलू हिंसा आप कितने तरह की होती हैं? तो घरेलू हिंसा जो मुख्यतः हमारे लॉ में है अकॉर्डिंग टू लॉ वो 4 तरह की होती है। शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और आर्थिक। ये 4 तरह की हिंसा घरेलू हिंसा में होती है। तो शारीरिक में जैसा कि मारपीट हो जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और भावनात्मक हिंसा जो होती है उसमें कलर को लेके अपने यहाँ जैसे इंडियन वो है कि गोरा रंग, आप साँवले हो, आप काली हो, इस तरह की ताने देना, बच्चे नहीं हो रहे हैं ताने देना, दहेज कम लाई है, पैसे कम लाई है, उसका ताने देना। तो ये क्या भावनात्मक हिंसा में पाई जाती है। और ये कोई शादीशुदा महिलाओं के साथ नहीं, जो लड़कियाँ होती हैं, माँ-बाप के द्वारा भी उनके साथ घरेलू हिंसा की जाती है कि तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम पढ़ाई नहीं करोगी, इस तरह के जो टॉर्चर होते हैं वो भी घरेलू हिंसा में ही आते हैं। आर्थिक हिंसा क्या हो जाएगी कि उन्हें भरण-पोषण के लिए पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनके बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते हैं और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसके लिए भी उनको पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो वो आर्थिक हिंसा में आती है। तो ये सब मिला के टोटल जो है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। मतलब आपने जो बताया कि घरेलू हिंसा क्या है या किस रूप में है, अगर मैं कहूँ कि इसके लिए कोई पितृसत्तात्मक सोच है या पुरुष प्रधान सोच है, तो क्या ये मेरा कहना सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो मेन बेसिक रीज़न है वो यही है कि पितृसत्तात्मक जो सोच है, हमारे यहाँ आज भी बेटे के होने पे ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं और बेटी के होने पे अफ़सोस टाइप का होता है कि अरे बेटी हो गई है। क्योंकि उसको फिर आगे चल के पढ़ाई-लिखाई में जो खर्चा होगा, सभी चीज़ों में जो उसके पालन-पोषण में होता है खर्चा तो वो होता ही है, साथ में बोलते हैं अरे अब इसके लिए हमें दहेज भी जुटाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है पितृसत्तात्मक सोच और जो हम देखते हैं एक इंडियन फैमिली में कि जो पुरुष होता है, वही घर का मुखिया होता है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ जो घरेलू हिंसा होती है, कि वो जो एक महिला होती है उसको दबा के रखना चाहता है। उसकी सोच जो रहती है कि ये मुझसे ऊपर ना हो, ये मुझसे दब के ही रहे। तो वो दब के कब रहेगी? जब उसे ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलेगी और उसे टॉर्चर करके, घरेलू हिंसा करके उसे जब दबाया जाएगा, तो ये हमारी पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देती है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ, पर आपने अभी कुछ देर पहले ये कहा कि एक सास भी कहीं न कहीं किसी न किसी को पीड़ित करती है। तो इस केस में हम कैसे माने कि केवल पितृसत्तात्मक सोच है, महिला भी महिला को कहीं न कहीं पीड़ित कर रही है? तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने इसलिए मैंने कहा कि एक पितृसत्तात्मक एक रीज़न होता है, एक रीज़न है। तो ये नहीं कि सिर्फ़ वही रीज़न है। तो महिला भी महिला को प्रताड़ित करती है क्योंकि चूँकि वो भी पिछले अपने टाइम में प्रताड़ित हुई है। तो एक सोच बन जाती है ना कि मैं प्रताड़ित हुई हूँ तो मतलब ये ऐसा ही करना होता है। उनकी जो
इस तरह से उनके मन में हो जाता है कि ये मैं प्रताड़ित हुई हूँ, तो यही आगे चल के जो हमारी आने वाली पीढ़ी को लेगेसी के रूप में प्रदान करना है। तो यही रीज़न है कि दोनों तरफ बिल्कुल। का। मैं पुरुष होने के नाते एक प्रश्न पूछूँगा इससे अलग थोड़ा-सा। घरेलू हिंसा सिर्फ़ क्या महिलाओं के साथ ही होती है या पुरुषों के साथ भी होती है? नहीं, बिल्कुल होती है। वो तो वर्चस्व का जो सिद्धांत है, कौन किस पे हावी हो जाए। तो पुरुष भी प्रताड़ित हैं घरेलू हिंसा से, लेकिन जो रेशियो है, वो पुरुषों का कम है महिलाओं की अपेक्षा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी बातचीत में एक बात कही कि पितृसत्तात्मक सोच एक कारण है, तो उसी के साथ आपने दहेज का भी ज़िक्र किया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस जो भी हम उसको कहते हैं, उसमें दहेज एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा के लिए या फिर सिर्फ़ एक कारण है केवल? नहीं, बहुत बड़ा कारण है दहेज, क्योंकि दहेज जो है, आपने देखा होगा हम सभी सोशल हैं, तो जो ऐसी कोई लड़की देखे होंगे जिनके जो ज़्यादा दहेज लेके जाती है, परिवार में ही काफ़ी बहुएँ हैं, उनमें से एक बहू ज़्यादा दहेज लेके आ रही है, तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है परिवार में। तो जो नहीं लेके आती है, तो उसको कुंठा का शिकार बना दिया जाता है और उसके साथ मोस्टली घरेलू हिंसा की जाती है। तो रीज़न है घरेलू हिंसा में, दहेज एक बहुत बड़ा रीज़न कहीं है। न कहीं दहेज एक बहुत बड़ा बिल्कुल, कारण है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण। तो पितृसत्तात्मक सोच हो गया, दहेज हो गया, इसके अलावा भी आपके नज़रिए से कोई और कारण हो सकते हैं कि जो कहीं न कहीं घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल, उसका एक तीसरा बहुत बड़ा कारण है, जो महिलाएँ हैं वो आर्थिक रूप से बिल्कुल, अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। यदि इस कारण क्या है? घरेलू हिंसा वो सहती क्यों है? इसीलिए सहती हैं क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। जिस दिन कोई भी महिला इंडिपेंडेंट हो जाएगी, वो घरेलू हिंसा सहेगी ही नहीं। वो इसीलिए तो सहती है कि ये इस घर में हमको रहने मिल रहा है, इस घर से हमें खाना मिल रहा है, तो हम सह रहे हैं। जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, अर्निंग खुद करने लगेगी, बिल्कुल अपोज़ करना शुरू कर देगी वो। बिल्कुल। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस जो भी है, बार-बार दोनों शब्द निकल रहे हैं। मैं एक एक बात कह रहा हूँ कि जब घरेलू हिंसा होती है तो पहले तो घरों में एक एक कमरे में होती है पहले। कमरे से फिर वो एक दूसरे कमरे में, फिर परिवार के पूरे एक हिस्से में जाती है। धीरे-धीरे वो एक घर के दरवाजे तक पूरे एक समाज पे एक प्रभाव छोड़ती है। तो आपके नज़रिए से घरेलू हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी सोसाइटी पर या समाज या परिवार पर या परिवार के बच्चों पर या लोगों पर? बिल्कुल पड़ेगा। महिलाएँ जो हैं, जनसंख्या का 50% है। और महिला जो है किसी भी परिवार की समाज की धुरी ही कही जाती है। उसके हाथ में एक नव-निर्माण होता है, उसके हाथ में परिवार होता है, परिवार में बच्चे होते हैं। बच्चे जो नई कोपले हैं, वो क्या देख रहे हैं, हमारे घर में घरेलू हिंसा हो रही है, माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। तो उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, मानसिक विकास होता है और जो उनकी ग्रोथ होती है, वो सामान्य तरीके से नहीं हो पाती है और सोसाइटी को एक अच्छा नागरिक मिलने से जो रहती है, वो कमी हो जाती है। तो इस तरह से समाज में बहुत ज़्यादा इसका असर देखने मिलता है और आपने सुना होगा कि किसी भी समाज की जो प्रगति है, महिला की प्रगति से ही नापी जाती है। तो अगर महिला ही इस तरह से प्रताड़ित होगी और महिला अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगी, तो वो समाज कैसे विकास कर सकता है? बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हमें मतलब समझ सकते हैं इस बात को कि घरेलू हिंसा का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, परिवार पर भी पड़ता है और जब समाज पर पड़ता है तो सीधी-सी बात है कि कहीं न कहीं राष्ट्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। मैं अभी कुछ दिन पहले एनसीआरबी का डेटा देख रहा था, उसमें ये देखा था कि अ, घरेलू हिंसा के जो केस हैं, पिछले 3 सालों में लगातार बढ़े हैं। बीच में 1 साल ऐसा कह सकते हैं 2021-22 में थोड़ा कम हुए, लेकिन उसके बाद जो इसका रेशियो है वो बढ़ता गया और ख़ास तौर से अगर हम बात करें ग्वालियर, चंबल, इंदौर, भोपाल इन तीनों का अगर कंपैरिज़न करते हैं तो ग्वालियर में सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एनसीआरबी ये कहता है कि 521 के आस-पास अकेले केवल घरेलू हिंसा के केस दर्ज किए गए हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक ऐज़ एडवोकेट? देखिए, घरेलू हिंसा के लिए जो एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक स्ट्रक्चर है, वो भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। अपने यहाँ ग्वालियर संभाग में आप देखेंगे जो बुंदेलखंड का इलाका है, यहाँ कहीं न कहीं महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखा जाता है। तो ये जो दोयम दर्जे पे रखने का स्थिति है महिलाओं की, वो घरेलू हिंसा में एक बहुत बड़ा रीज़न अपना अदा करती है। महिलाओं को सोचने की और उन्हें कुछ करने की आज़ादी यहाँ पर नहीं दी जाती है।
आपने देखा होगा यहाँ ग्रामीण परिवेश में आप जाइए देखिए वहाँ घूंघट से महिलाएँ बाहर निकल ही नहीं पाती हैं। और यहाँ पर दहेज प्रथा इतना अपने चरम पे है और आप देखेंगे एक डेटा के अनुसार यहाँ पे भ्रूण हत्या भी अपने मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड इलाका है यहाँ पे भ्रूण हत्या भी सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को आगे ना बढ़ने देना और महिलाओं को दोयम दर्जे में रखना, उनको हेय दृष्टि से देखना, उनको बोझ मानना लड़कियों को, ये सब घरेलू हिंसा के रीज़न है। जैसे कोई भी महिला हो या पुरुष हो, जब वो इस इन चीज़ों से पीड़ित होता है, घरेलू हिंसा का शिकार है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? वो कहाँ जाए? कहाँ अपनी गुहार लगाए कि ताकि उससे वो निजात ले सके? जी, बिल्कुल। जैसे घरेलू हिंसा से पीड़ित अगर कोई महिला है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। तो हमारे लिए कई फ़ोन नंबर्स हैं जैसे 112 है, 181 है, 1090 है और वीमेंस हेल्पलाइन नंबर है, जो कि स्क्रीन पे आप दे दीजिएगा। तो ये नंबर्स पे आप कॉल करके अपने लिए सहायता माँग सकती हैं। और अगर आप बाहर जा सकती हैं, तो अपने किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जाइए और एक सादा आवेदन दीजिए। आवेदन देने के साथ आप उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले जाइए और जो आप आवेदन दे रही हैं, वो तो दे देंगी और जो आप फ़ोटोकॉपी लेके जा रही हैं, उसमें डीडी नंबर, डेली डायरी नंबर उसमें ज़रूर आप लिखवा कर लाइए, ताकि आप जैसे बाद में देख सकती हैं कि आपकी जो समस्या है, उसका समाधान हुआ है, उसके प्रति कोई कार्यवाही हुई है कि नहीं हुई है। और अगर नहीं होती है तो आप फिर जाकर बोलिए और नहीं और फिर उसके बाद भी नहीं होती है, फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने नज़दीकी जो न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप परिवाद अर्थात डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट को एक सादा आवेदन दे सकती हैं और अब आप अगर कोई एडवोकेट कर सकती हैं, तो आप एडवोकेट कर लीजिए और अगर आपकी आर्थिक स्थिति इस चीज़ के लिए नहीं परमिशन देती है कि आप एडवोकेट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो लीगल एड है वो आपको फ्री में एडवोकेट मुहैया कराती है। तो आपको वहाँ पर फ्री में एडवोकेट मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी समाधान वहाँ पर करवा सकती हैं और फिर उसके बाद आपके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर बन दिया जाएगा जो आपके घर जाके आपसे सब तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूछेगा क्या है, कैसे क्या हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो शिकायत कहीं न कहीं जी। कर सकता है न्यायालय में हाँ, अपने। न्यायालय में प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे न्यायालय में कर सकते हैं और ये भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे आपकी एनजीओ है तो आप एनजीओ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एनजीओ आपकी पूरी तरह से मदद करता है कि आपको इस समस्या से बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर ये है कि उसको केवल एक कदम बाहर रखने की आवश्यकता है, बि थोड़ा हिम्मत लेने की आवश्यकता है, बल्कि बाकी सरकार प्रोटेक्शन भी दे रही है आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए, कहीं न कहीं। आपने घरेलू हिंसा में 4 तरीके की हिंसा का ज़िक्र किया था, उसमें लैंगिक हिंसा का भी ज़िक्र किया। मैं उसमें एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो मैरिटल रेप होता है, क्या वो घरेलू हिंसा में आता है या नहीं आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। जैसा कि अभी बीच में माँग उठी थी कि जो हमारी मैरिटल रेप है उसके लिए अलग से कानून बनाया जाए। तो माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस पे लॉ बना हुआ है जो कि हमारे घरेलू हिंसा में आता है। तो जो लैंगिक घरेलू हिंसा में आएगा वो मैरिटल रेप भी आ जाता है और जो अप्राकृतिक यौन हिंसा होती है वो भी लैंगिक उत्पीड़न में आ जाता है। तो मैरिटल रेप के लिए जहाँ तक है अलग से कानून की आवश्यकता नहीं है, ये इस कानून के अंतर्गत आता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैरिटल रेप घरेलू हिंसा में आता है, तो मैरिटल रेप तो केवल शादीशुदा लोगों के साथ हो सकता है। लेकिन घर में कुछ ऐसे भी सदस्य होंगे जो शादीशुदा नहीं हैं, तो क्या वो घरेलू हिंसा के शिकार माने जाएँगे या लैंगिक हिंसा के शिकार माने जाएँगे? क्या होगा उसमें? बिल्कुल माने जाएँगे, अगर उनको उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके साथ होता है, तो वो बिल्कुल माना जाएगा और जो आप कह रहे हैं शादीशुदा नहीं है, तो वो मैंने पहले ही बताया है कि जो बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, उनके माँ-बाप द्वारा या घर की चारदीवारी में जो हमारे घर में रह रहे हैं, उनके द्वारा किसी महिला को किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, वो सभी घरेलू हिंसा हिंसा में ही आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा इसको लेकर एक सवाल था कि चाहे वो लैंगिक हिंसा हो या मैरिटल रेप हो, तो क्या मैरिटल रेप को लेकर कोई अलग कानून है क्या? नहीं, अभी तक ऐसा अलग कानून नहीं बना है। बीच में इसकी माँग उठी थी लेकिन अभी वो होल्ड पे है और ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही जो लैंगिक अपराध जितने भी महिलाओं के साथ किए जाते हैं,
जो अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया जाता है पत्नियों को और उनके साथ कैसे भी ज़बरदस्ती की जाती है, बिना उनके इच्छा का, उनकी भावनाओं की इज़्ज़त ना करते हुए, तो ये सभी कुछ घरेलू हिंसा में ही आता है। ठीक, तो घरेलू हिंसा को लेकर कोई कानून भी बनाया गया है, उसका क्या प्रावधान है? घरेलू हिंसा जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ये हमारे कानून का नाम है। इसमें अभी हमने बताया कि जैसे कोई प्रताड़ित महिला है तो वो किस तरह से पुलिस स्टेशन में जा सकती है और घर से ही कंप्लेन कर सकती है या कोर्ट में जाके परिवाद कर सकती है। उसके बाद हमारे माननीय कोर्ट में 3 जजों की पैनल ने एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2014 में एक केस आया था। उसके बाद एक उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि जो महिलाएँ दहेज से संबंधित शिकायत दर्ज करवाती थी, तो पूरे परिवार को ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो बोला ऐसा नहीं होगा, तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद 2017 में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस गोयल जी की पीठ ने ऐसा एक गाइडलाइन दिया था कि जब भी कोई ऐसी घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत की जाती है, तो उसके बाद एक कमिटी गठित की जाएगी जिसमें कि जो जनरल लोग रहेंगे, ऐसा कोई नहीं स्पेसिफिक टाइप के पर्सन नहीं होंगे, जनरल लोग रहेंगे उसमें और उनकी दोनों पक्षों की काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग के बाद और जो हमारा जो कानून है ये घरेलू हिंसा अधिनियम, ये कोई क्रिमिनल इसमें वो नहीं होती है प्रोसीजर, ये एक सिविल की जो है प्रोसीजर इसमें होती है और यहाँ पर ये सोचा जाता है कि परिवार जो है हमारा बना रहे, किसी का परिवार ना टूटे। तो इसको कोर्ट में ले जाके और कानूनी कार्यवाही या इस तरह की जो क्रिमिनल प्रोसेस होती है वो ना करके परिवार ना टूटे, घर गृहस्थी ना टूटे इसकी पूरी कोशिश की जाती है और फिर भी अगर ऐसा होता है कि नहीं, ये मामला उस तक नहीं है, आगे और जाएगा, तो फिर ये कोर्ट में जाती है और फिर कोर्ट की आगे कार्यवाही की जाती है। अच्छा, अगर किसी के खिलाफ ये साबित हो जाता है कि ये इसने पीड़ित किया है परिवार के किसी सदस्य को, तो उसको सज़ा का क्या प्रावधान है? बिल्कुल, इसमें 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी होता है और फिर ये क्रिमिनल उसमें आईपीसी में चला जाता है, जो हमारी आजकल बीएनएस हो चुकी है। इसमें जो आप भरण-पोषण के लिए अगर अलग से आवेदन करती है, तो वो सीआरपीसी में चला जाता है, जो 125 था पहले और आईपीसी में 498 ए उसमें जो क्रूरता से संबंधित प्रावधान दिया गया था, वो आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा इससे रिलेटेड। आपने जैसे भी मैरिटल रेप का ज़िक्र किया था। आजकल देखा है इस आधुनिक युग में लोग साथ में भी रहते हैं, जिसे हम लिव इन का नाम देते हैं। तो अगर उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें भी इस तरह की हिंसा होती है, तो क्या हम उसको घरेलू हिंसा का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि लिविंग में रहने वाले जो कपल होते हैं, वो शादीशुदा जो 2 कपल में रिलेशन होते हैं, वो उसी तरह से रहते हैं। तो जो लिविंग में रहने वाले कपल होते हैं, उनकी सारी जो कानून होते हैं और जितनी भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, एक शादीशुदा कपल के रूप में ही देखी जाती है और उनके खिलाफ भी घरेलू हिंसा होती है और उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं, उनको भी वही राइट दिए जाते हैं, जो शादी के बाद जो उत्पन्न बच्चे होते हैं, उनके जो राइट होते हैं, वो लिविंग में होने वाले बच्चों के भी वही राइट होते हैं। आपके नज़रिए से ये लिव इन में इस तरीके से रहना और ये चीज़ें क्या सही हैं या गलत है? एज़ अ एडवोकेट। एज़ अ एडवोकेट या एज़ ए ह्यूमन ये एक पर्सनल चॉइस है। आजकल जो नहीं मान रहे हैं कि ये बंधन है, ज़िम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं कि परिवार में बंध जाएँगे तो ज़िम्मेदारी आ जाएगी, ज़िम्मेदारी में नहीं रहना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एक आदिवासी समुदाय है जिसमें घोटुल प्रथा चलती है। तो घोटुल में भी यही होता है कि उसमें जो कपल होते हैं तो वो कुछ दिन तक लिविंग में रहते हैं और पसंद आने पे शादी कर लेते हैं। ख़ैर ये तो हमारे आदिवासी समुदाय का ट्राइबल कल्चर है। तो ये कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा सुविधाजनक। तो अगर सामाजिक और सोशल नज़रिए से देखा जाए तो ये इसमें जो है मिक्स व्यू आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है। तो अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, पर्सनल चॉइस कि है। अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। लिव इन में रहने वाले क्या आगे चल के कभी शादी नहीं करते या करते हैं एक समय के बाद? या ऐसा होता है कि हम कुछ महीने साथ रहते हैं, जमती है तो साथ रहते हैं या अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? बहुत हैं ऐसे जो कर लेते हैं, बहुत हैं ऐसे जो नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं कि हम साथ में रह रहे हैं, बस हो गया आगे चल के और फिर अलग अपने-अपने रास्ते हो जाएँगे। वो भी अपनी उनकी पर्सनल चॉइस है। नहीं लगा कि हमको आगे चल के इसके साथ नहीं रहना है और ये
जहाँ तक है ना, इसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हम सभी भी हैं, क्योंकि सामाजिक बंधनों का ताना-बाना इतना कस दिया गया है कि पसंद जो होती है वो आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं। लेकिन जब जहाँ शादी की बात आती है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि आपके जाति का होना चाहिए, आपके धर्म का होना चाहिए, आपके समुदाय का होना चाहिए। तो जब लड़के-लड़कियाँ जो कम उम्र के होते हैं, वो एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि चलो हम शादी ना कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम लिविंग में रह सकते हैं। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बंधन है इतना टाइट कर दिया गया है, वो उसका रीज़न ये भी हो सकता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने विषय से भटक रहा हूँ, वापस से विषय पर ही आते हैं। मेरा सवाल ये है, मैं अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर के महिला थाने में गया था किसी काम से, तो मैंने वहाँ देखा कि एक केस था कि वहाँ घर की महिलाएँ या कोई एक महिला थी, वो रील्स ज़्यादा बनाती थी और देखती थी। मतलब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग ये सोचते हैं कि लोग मुझे जानें, तो हर तरह की रील बनाती थी। उसमें परिवार के सदस्यों की रोक-टोक थी, कई सारी चीज़ें थी। फिर ये हुई कि एक दिन पति का हाथ पत्नी पर उठ गया, फिर परिवार का भी उठ गया और उसका वो मामला धीरे-धीरे थाने में आ गया। तो आपको लगता है कि ये आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, ये भी कहीं न कहीं घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण आगे चल के बन सकता है? क्योंकि शुरुआत तो हो ही गई है। देखिए, ये भी एक खुद की चॉइस है। पहले क्या होता था, परिवार जो रहती थी जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो आपस में बातचीत हो जाती थी और इतने सारे सोशल वर्क होते थे कि वो महिलाओं को मतलब खाली समय ही नहीं मिल पाता था। और आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो उसमें महिलाएँ क्या है घर में अकेली हो जाती हैं। फिर वो क्या करें, वो मिलता है एक मोबाइल, जिस तरह से बच्चे एडिक्ट हो गए हैं गेम्स के, इस तरह से महिलाएँ भी हो गई हैं। और इस चीज़ को आप बोल रहे हैं रोका-टोकी, तो ये रोका-टोकी उस तरह का है कि जैसे कोई एक नदी बह रही है, आप उसको सडन रोकना चाहते हैं, उसको सडन आप उसकी धार को क्या है बंद करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, वो उफान मारेगी और बाहर निकलेगी जो आस-पास की चीज़ों को डैमेज करेगी। इसी तरह से चाहे वो बच्चे हों, आपने बच्चों को देखा होगा काफ़ी बच्चे इस चीज़ में सुसाइड भी कर लेते हैं। महिलाओं को भी ऐसे में रोका जाता है तो वो कई ऐसा नहीं बोलेंगे कि सही होता है, कई झूठे मुकदमे भी कर देती हैं घरेलू हिंसा के। तो इस तरह की जो होती है तो आपको इसका क्या करना है, हल निकालना है डाइवर्ट करने का। आपको उनको जो है प्रोडक्टिव उसमें डाइवर्ट करना है कि कुछ आप ऐसा सोशल वर्क करिए, आपको ऐसा लग रहा है अकेलापन महसूस हो रहा है, आप सोशल वर्क करिए। बहुत सारी ऐसी पीड़ित महिलाएँ हैं, उनके लिए आप उनकी हेल्प करिए या खुद की अर्निंग वाले छोटे-मोटे ऐसा कुछ काम करिए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, मतलब कुछ भी आप प्रोडक्टिव वो करिए जिससे कि ये रील्स का है। और जहाँ तक की बात है आप बोल रहे हैं कि यही एक रीज़न है, तो रील्स सोशल मीडिया क्या है, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर टूल्स है तो वो कर्स भी है, वरदान है तो अभिशाप भी है। तो इस चीज़ का आप सही चीज़ में उपयोग कीजिए। आप खुद को आगे बढ़ाने में, अपने विकास में, अपनी प्रगति में आप इसको यूज़ करिए तो बहुत आपका काम कर सकता है ये। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे आईएएस तक का एग्ज़ाम, यूपीएससी तक का एग्ज़ाम इसी के थ्रू निकाले हैं। और कई ऐसे हैं कि जो क्राइम करते हैं, जो रेप वगैरह होते हैं उसमें उनकी जो लास्ट हिस्ट्री देखी जाती है तो वो सोशल मीडिया में ही कुछ आपत्तिजनक को देखते हैं। तो जिस चीज़ का कुछ अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी रहता है। तो मैं ये समझ लूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि रील बनाना गलत है? रील बनाना गलत नहीं है, किस तरह की बना रहे हैं वो डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर जैसे मान के चलो घर में किसी को पसंद ही नहीं है कि रील बना क्यों रहे हैं या मोबाइल में पूरे दिन रील क्यों निकल रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर रील देखने के लिए बैठ जाओ तो 1 घंटा यूँ निकल जाता है, पता नहीं चलता। ऐसे में भी नहीं बना रहा रील व्यक्ति, फिर भी कहीं न कहीं ये शिकार हो रहा है, तो ऐसे में तो वो एक तंज कस रहा है अपनी परिवार के किसी सदस्य पर कि आप ये मत करिए, वो फिर वो कहीं न कहीं घरेलू हिंसा का रूप ले लेता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? रील्स देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्या सही है ये? अति सर्वत्र वर्जित। तो इसमें यही है कि आप रील्स देख रहे हैं तो आप ये नहीं कि घर में वहाँ बच्चा रो रहा है या आपके बूढ़े माँ-बाप खाने के लिए बैठे हैं और आप रील्स देख रही हैं। तो ये फिर गलत हो जाता है। आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह कीजिए, उसके बाद जो आपका खाली टाइम बचता है, चूँकि आप बाहर नहीं जा रही हैं, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। आजकल देख रहे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध कितने सारे अपराध बढ़ गए हैं, तो घर में हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारियों की ड्यूटीज़ का आप निर्वाह कीजिए, उसके बाद आप जितना चाहे रील्स देखिए। बिल्कुल, अभी बातचीत के दौरान आपने कहा था कि पुरुष भी कहीं न कहीं घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि कितना परसेंटेज पुरुष का है और महिलाओं का, तो कितने प्रतिशत पुरुष और महिलाएँ ऐसी हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं? जी हाँ, बिल्कुल महिलाएँ भी इससे प्रताड़ित हैं घरेलू हिंसा से, तो कहीं न कहीं पुरुष भी प्रताड़ित हैं। चूँकि पुरुषों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके लिए जो आवाज़ है, वो बहुत धीमी है। जो
हमारे समाज तक नहीं पहुँच रही है, हमारे कानून तक नहीं पहुँच रही है। अगर चाहते हैं कि कानून में कहीं न कहीं उनके लिए कोई जगह मिले तो वो आवाज़ आवाज़ जो है आपको बुलंद करनी होगी। और एनसीआरबी का जो डेटा है 2023-24 का, उसके अनुसार जो है 10% जो पुरुष पुरुष जो हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं और 25% जो हैं महिलाएँ पीड़ित हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है पुरुष भी कहीं न कहीं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अपने काफ़ी सवाल-जवाब इसको लेकर हो गए। घरेलू हिंसा को लेकर या महिलाओं को लेकर अगर आप कोई एक संदेश देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दीजिए। घरेलू हिंसा से संबंधित अगर मैं बोलना चाहूँगी तो मोस्टली जो अवैवाहिक जो बेटियाँ अविवाहित बेटियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके उसमें तो होता ही है। तो अपने बच्चों के लिए आप अपने बच्चों की जो चॉइस है उसको समझिए, सुनिए, अगर कोई पढ़ना चाहती है बच्ची, कुछ करना चाहती है तो वो करने दीजिए। तो ये जो है बच्चे हुए और जो अविवाहित बच्चियाँ हुई हैं उनके लिए है। और जहाँ फिर वैवाहिक जो स्त्रियाँ हैं, उन पे जो घरेलू हिंसा होता है, तो देखिए कोई भी आती है नई लड़की तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ आके और तुरंत ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल समझ ले कि हाँ, परिवार में इतने सारे सदस्य हैं, उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या वहाँ का कल्चर है। चूँकि वो दूसरे कल्चर से आई है, फिर यहाँ पे कहीं न कहीं दूसरा कल्चर होता है, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये उस लड़की को भी समझना चाहिए कि मुझे टाइम लगेगा और घरवालों को भी एक जो है उसकी सहायता करके और अपने परिवार में धीरे-धीरे शामिल करके उसको इस तरह से परिपक्व बनाना चाहिए कि वो उस रिश्ते को समझ सके और आगे चल के जो लड़ाई-झगड़े, घरेलू हिंसा, डिप्रेशन है, ये नौबत ना आए। तो घरेलू हिंसा पर संवाद के लिए हमारे साथ आज थी डॉक्टर श्रद्धा सोम सिंह जी जो एक एज़ ए प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, प्रोफ़ेसर भी हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी छोटी-सी बातचीत में बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं, लेकिन एक प्रयास किया है कि आप लोगों तक कुछ जानकारी पहुँचे। अगर आप लोगों के से जुड़े कोई भी सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।